हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैप्टिक स्टडी चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, दहन और ज्वाला। ठीक है, क्लास 8 का साइंस का चैप्टर है। तो आइए बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हम घर पर उद्योगों में वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का यूज़ करते हैं। देखिए, आप कोई भी गाड़ियाँ हैं उनको चलाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के ईंधन का यूज़ करते हैं। पेट्रोल का, ठीक है, डीजल का। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधन के नाम बता सकते हैं? जैसे व्यापार उद्योग में उपयोग होने वाले कुछ ईंधन के नाम बताइए। मोटर गाड़ी जिससे चलती है उसमें कौन सा ईंधन होता है वो बताना है। तो देखिए, इस अगर हम देखेंगे तो कुछ ईंधन के नाम यहाँ दिए हुए हैं: गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम सीएनजी बोलते हैं। ये कुछ ईंधनों के नाम हैं। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित होंगे, मोमबत्ती के बारे में आपने सुना होगा। अब मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है, दोनों में क्या फ़र्क है? अगर कोयले को जलाएं और मोमबत्ती को जलाया जाएगा तो उसमें क्या अंतर देखने को मिलेगा? तो शायद आपका अनुमान सही होगा कि मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है। ठीक है, जो मोमबत्ती है उसके अंदर ज्वाला होती है, जबकि कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता। इसी प्रकार हम ये भी देख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए इसके बारे में हम अब डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम दहन के बारे में जानेंगे कि दहन क्या है। हालांकि देखिए, दहन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है आपकी ये यहाँ से। इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट भी हम देख लेते हैं। जैसे कक्षा 7 में आपने मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। हमने इसमें मैग्नीशियम दहन के बारे में पढ़ा था, मैग्नीशियम को जलाया जाता है। तो हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, जब भी हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और उसमें से ऊष्मा निकलती है और प्रकाश भी उत्पन्न करता है वो। ठीक है, जैसे चित्र पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है। तो जलाने पे क्या है, देखिए ऊष्मा भी निकल रही है और प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा है। इसी प्रकार एक क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर भी कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुसेर बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए और उसे जलाएंगे तो उसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। तो हम ये देखते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, CO2 गैस बनाता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो इस सब की पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रासायनिक दहन होता क्या है। कि दहन क्या है बच्चों, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है। ठीक है, एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हम किसी भी पदार्थ को जो हम ऑक्सीजन का यूज करके उसको जलाते हैं, ठीक है, अभिक्रिया करते हैं, तो उससे क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। ये आपकी दहन की डेफिनेशन। और जिस पदार्थ का दहन होता है, जो पदार्थ जलता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होती है। ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला क्या है, दाह्य पदार्थ है जिन्हें जलाया जा रहा है। तो देखिए, इसी को देख के आपको यहाँ पे क्या है, दाह्य और अदाह्य पदार्थ बताने कि इसमें कौन सा दाह्य और अदाह्य पदार्थ है। क्या आप कुछ पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य, ठीक है, इसमें जोड़कर लिखने हैं यहाँ पे कौन सा दाह्य और कौन सा अदाह्य। अब इसी परिस्थिति का पता लगा जिसमें दहन होता है। देखिए, एक क्रियाकलाप है ये, जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखें। एक मोमबत्ती है, एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखें, यहाँ पे रखा हुआ है, और एक कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखा गया है कि वायु की चिमनी में प्रवेश होता रहे। देखिए ज्वाला को क्या होता है, जब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दिया जाएगा, जैसे चित्र इसमें दिखाया हुआ है बी में, तो ज्वाला को देखिए अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दी, जैसे यहाँ पर रखी हुई है। तब क्या होगा, तो क्या ज्वाला कंपन करते हुए बुझ जाएगी? क्या ये कंपन करती है, धुआं देगी? तो ये सब क्या परिणाम होंगे? तो हम ये पाएंगे कि दहन के लिए वायु जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के बच्चों हम क्या नहीं कर सकते, दहन नहीं कर सकते, किसी भी वस्तु को जला नहीं सकते। ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है।
अवस्था बी में क्या है, जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती है, देखिए इसमें से वायु नीचे से प्रवेश कर ही नहीं पाएगी, यहाँ से देखिए एंटर करेगी नीचे से, यहाँ नहीं कर पाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन होगी नहीं, तो हम क्या पाएंगे, ज्वाला में कंपन होता है, धुआं उत्पन्न हो जाएगा, बुझ जाएगी। सी अवस्था में बुझ जाती है क्योंकि इसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है बिल्कुल भी। ये 3 अवस्थाएं। आपने सुना भी होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र का एकदम से आग पकड़ ले तो आग बुझाने के लिए एक व्यक्ति को कंबल से ढक दिया जाता है, जैसे चित्र में दिखाया भी गया, देखिए यहाँ पे ये रहा, किसके कपड़े जल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बुझाने के लिए कंबल से ढक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो देखिए अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या आपने माचिस की तिल्ली अपनी आप जल उठती है? आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य हुआ होगा। जब जलती हुई माचिस की तिल्ली को इसके पास लाते हैं तो क्या वो जल उठता है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तिल्ली इसके पास ला सकते हैं? तो लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज तथा मिट्टी के तेल की जरूरत क्यों होती है? ये सब आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इन्हीं के आंसर हम जानेंगे। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, जिस टेम्परेचर पे एकदम से कोई भी पदार्थ जलने स्टार्ट कर देता है उसको हम बच्चों क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। माचिस की तिल्ली, ठीक है, अब इसमें है कि क्या बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ पाई? माचिस की तिल्ली माचिस की डिब्बी के बगल में रगड़ने का क्यों जल जाती है एकदम से? तो इसका क्या कारण है? तो इसको जानने से पहले देखिए एक माचिस के बारे में एक इतिहास है, उसे जानते हैं। माचिस का इतिहास। माचिस का एक इतिहास भी है जो बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक रूप में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे पहले। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। एंटीमनी, ट्राइसाइल पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फॉस्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर ऊंची लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदुरी सतह से रगड़ा जाता तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित यानी कि जल जाता था। इससे माचिस की तिल्ली का क्या होता था? दहन आरंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस उद्योग में काम करने वाले माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगाया जाता है। जो माचिस का सिरा होता है उसमें ये 2 सब्सटेंस लगाए जाते हैं। रगड़ने वाली सतह पर चूड़ित कांच और थोड़ा सा लाल फॉस्फोरस भी लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तिल्ली को खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फॉस्फोरस श्वेत फॉस्फोरस में बदल जाता है और ये तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन शुरू हो जाता है। तो हमने ये पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक यह जल नहीं सकता, जब तक कि उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम ना हो। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल का आग पकड़ते हुए देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा जाता है तो कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते हैं, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? एक क्रियाकलाप दी हुई, देखिए इसमें 2 कप दिए गए, इनमें से एक कप में 50 मिलीलीटर जल डाला गया है और दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती के द्वारा गर्म किया जा रहा है। तो कागज के खाली कप का क्या होगा? तो खाली वाला है। जलीय कागज के कप का क्या होगा? देखिए यदि हम कप को गर्म करना जारी रखेंगे तो हम कागज के ऊपर के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना को देख सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, ठीक है, जो भी हम कागज के को जब जलाते हैं तो अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप के तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो जलता भी नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं एकदम से इजीली, उन्हें बोलते हैं बच्चों ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, ये आपके ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपको कौन सा है, उदाहरण के तौर पर पेट्रोल, एल्कोहल,
LPG यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये सब क्या है, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों, हम आग पर कंट्रोल कैसे करते हैं। अभी हमने तो जाना कि आग कैसे जलती है, ठीक है। अब हम इस पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो आप अपने घर, दुकान और कारखानों में आग लगाते देखा होगा, लगते भी देखा होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो संक्षिप्त विवरण अपने नोटबुक में आपको लिखना भी है, ठीक है। अपने क्षेत्र के अग्निसेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए, ठीक है। जब भी आग लगती है तो आप क्या करते हैं, हम अग्निशमन के यानी कि फायर ब्रिगेड जो होती है एक्सीडेंट, उसको कॉल करते हैं, वो आग बुझाने आते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें यहाँ पे चित्र दिखाया है, फायरमैन क्या करता है, दबाव के साथ जल फेंक कर आग को बुझा रहा है, इनको कॉल करके बुलाया जाता है। क्या आपके शहर में, नगर में कभी फायर ब्रिगेड स्टेशन है कोई। जब फायर ब्रिगेड आती है तो क्या करती है, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है, वह क्या करती है, आग पे जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा कर देता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है, और ऐसा करने से आग जो है वो फैलना रुक जाती है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है, ऑक्सीजन मिलनी कम हो जाती है और आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। आपने पढ़ा भी होगा कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकता होती हैं, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी आवश्यकताएं जब आग जलती है, देखिए तो वो आवश्यकता कौन सी, ईंधन, वायु और ऊष्मा, ठीक है। इनके बिना आग को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इनमें से एक अधिक आवश्यकता को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर इनमें से एक हटा देंगे तो हम आग को क्या कर सकते हैं बच्चों, कंट्रोल कर सकते हैं। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना होता है, ऑक्सीजन को कम करना, ईंधन का ताप कम करना, या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थिति से ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वो दिया हुआ है, अपने हॉस्पिटल में कहीं पे भी आपने इस तरीके के लगे हुए देखे होंगे। अब ये क्या काम करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। देखिए, जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, सबसे आग बुझाने के लिए हम जल का यूज़ करते हैं, परंतु जल कभी तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तु में आग लगी हो, तभी हमें क्या करना चाहिए, उस आग को बुझाने के लिए जल का यूज़ करना चाहिए। तभी आग को बुझाने के लिए हम जल का यूज़ नहीं कर सकते। यदि विद्युत उपकरण में आग लगे तो जल विद्युत का चालन कर सकती है और आग बुझाने वालों को हानि भी हो सकती है, क्योंकि कोई बिजली के कारण आग लग गई, हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे तो क्या वो करंट फैल सकता है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता है, ठीक है। अतः ये तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए क्या करते हैं, फिर इनको बुझाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस यूज़ करते हैं, CO2 का। इसके अंदर क्या होती है बच्चों, CO2 गैस भरी होती है, जो सबसे अच्छा माना जाता है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर कंट्रोल हो जाता है। अब CO2 का अत्यधिक लाभ ये है कि सामान्यतः ये विद्युत उपकरण को कोई हानि भी नहीं पहुंचाता है, ठीक है, कोई नुकसान भी नहीं होता है इससे। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है, उच्च दाब पर ये द्रव के रूप में सिलेंडरों में भी भरी जाती है। देखिए यहाँ दिखाया हुआ है चित्र में। LPG किस रूप में सिलेंडर में रखी जाती है, सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः ये न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे कर देती है, कम कर देती है। इसलिए ये अति उत्तम अग्निशामक माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। और CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट यानी कि रासायनिक पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और आग क्या हो जाती है, बुझा देती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपका दहन के प्रकार। एक जलती हुई माचिस की तिल्ली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस के स्टोव पे क्या है, निकट लगाई। गैस स्टोव को जो घुंडी होती है, नॉब होती है, उसे घुमाकर गैस चालू करी तो क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि गैस क्या है, तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। और इस प्रकार दहन क्या होती है, तीव्र दहन कहलाता है इस प्रकार के दहन को। फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ है जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक से लपेट के साथ क्या होता है, जल होता है, उसे बोलते हैं सोहेट दहन। अब देखिए नेक्स्ट ये है आपका, इसे भी देख लेते हैं कि कोयले की खानों में कोयले की धूल के सोहेट दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड होते हुए भी हो भी चुके हैं। कोयले की खानों में आपने सुना भी होगा। जंगल की सोहेट अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण हो जाते, जंगल भी कभी बार आग लग जाती है उसमें,
तो वो किसकी वजह होती है बच्चा? अधिक गर्मी के कारण ये आग उत्पन्न हो जाती है। कभी आकाश में बिजली गिरने से हो जाती है, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही के कारण नहीं होती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं तो कैंप फायर का आयोजन करते हैं, तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना जरूरी है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, आग को जलती हुई छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से आग लग जाती है। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी भी करते हैं। त्योहारों पे जब पटाखे को जलाते तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। पटाखे में अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है और इस प्रकार को अभिक्रिया विस्फोटक कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी क्या होता है, एकदम से विस्फोट हो जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है ज्वाला। ठीक है, इस टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। इस वीडियो में हमने सिर्फ दहन के बारे में पढ़ा है, दहन के प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, तो आई होप आपको दहन के बारे में पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।